नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 9 की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व इतिहास में पहले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में पूरे अध्याय को आपको समझाया जाए और वो भी पॉइंट्स के माध्यम से। कहानी जो चलेगी आपकी वो पॉइंट्स के माध्यम से ही चलेगी। इसमें जो है चित्रों का प्रयोग भी किया गया है आपको समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं। फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई इसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। जो एक क्रांति हुई ये 1789 ईस्वी में हुई थी। अब ये क्रांति कैसे हुई, क्या परिस्थितियाँ बनी, इसको समझने के लिए पहले हमें वहाँ जो फ्रांस है उसमें राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि यही कारण बनते हैं, वही राजनीतिक कारण हैं, वही सामाजिक कारण हैं, धार्मिक कारण हैं। तो उसको हम जान लेते हैं पहले। तो पहले बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की। फ्रांस में उस समय जब क्रांति हुई तो बुर्बो राजवंश के लुई 16वां जो है वो फ्रांस का सम्राट था। अब जो सम्राट था ये 1774 में राजगद्दी पर बैठा था। उस समय इसकी उम्र मात्र 20 साल थी। उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। जो बुर्बो शासक थे निरंकुश थे। अब लुई 16वें से पहले लुई 15वें और लुई 14वें ये बिल्कुल निरंकुश शासक थे। लुई 14वां कुशल शासक था, लेकिन ये युद्ध लड़ते रहते थे। इसने काफ़ी युद्ध जीते, ब्रिटेन से इनके युद्ध चलते रहते थे, लेकिन लोगों का नुकसान बहुत हुआ इसमें। ऐसे ही जब लुई 15वां शासक बना तो उसने तो राजकोष पे जो है बहुत ही बुरा असर डाला और जो है वो योग्य भी नहीं था। उसने 7 साल तक युद्ध चला इंग्लैंड के साथ, जिसमें से जो है हार का सामना करना पड़ा। अब जो ब्रिटेन तो इनका शत्रु था ही। अब युद्धों के कारण जब ये लुई 16वां शासक बना तो जो है राजकोष बिल्कुल खाली था और वर्साई की महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्चिया बोझ अलग से था। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वर्साई के अंदर जो महल है वो कितना शानदार महल है, और इस पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खर्च होता था। बिल्कुल पेरिस के बाहर बना हुआ था वर्साई के अंदर। ये देखिए पेरिस यहाँ पर है और इधर देखिए वर्साई। तो ये जो महल है बहुत ही शान और शौकत, और जो है इसमें फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा इस पर होता था। जनता भी जो है इस कारण परेशान थी कि जो है ये बहुत फिजूल खर्च करते हैं। और लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को जो उसका शत्रु राष्ट्र था ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। इससे ब्रिटेन तो जो ये अमेरिका है उसे तो फ़ायदा हुआ, वो आज़ाद हो गया, लेकिन फ्रांस को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि इससे जो फ्रांस है उसका नुकसान ज़्यादा हुआ। उस पर जो है कर्ज का बोझ जो है काफ़ी बढ़ गया। अब बात करते हैं इसकी आर्थिक स्थिति की। युद्ध के चलते जो है फ्रांस पर 10 अरब लिवरे, जो उस समय फ्रांस की मुद्रा थी वो थी लिवरे, 10 अरब लिवरे से भी जो है अधिक का कर्ज चढ़ गया था उसके ऊपर। अब सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग जो है करने लगे। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव पर, राज दरबार पर, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने जो है करों में वृद्धि करने के लिए जो है मजबूर हो गई। अब ये इतना बुरा हाल था इसका। यदि हम पहले बात करते हैं सामाजिक स्थिति की, अब वहाँ का जो समाज है वो कैसा था। फ्रांस का समाज उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्गों में 3 एस्टेट थे। प्रथम एस्टेट जो था पादरी वर्ग, दूसरा एस्टेट कुलीन वर्ग
और जो तीसरा स्टेट था, इसमें जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि और किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सब जो है इस वर्ग में शामिल थे। जो ये एस्टेट था, तीसरा एस्टेट, अब इसमें आबादी बहुत ज़्यादा थी। प्रथम एस्टेट जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इसमें जनसंख्या बहुत कम थी। हम देख सकते हैं कि पूरी आबादी में 90% किसान थे। 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। जो ज़मीन थी उस पर अधिकार जो है वो कुलीन और चर्चों का अधिकार था, या जो तीसरे एस्टेट के जो अमीर लोग थे उनको अधिकार था। कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग के लोगों को जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। राज्यों को जैसे दिए जाने वाले करों में उनको छूट थी, उनको छूट नहीं दे, उनको जो है कर अदा नहीं करने पड़ते थे। केवल तीसरे एस्टेट को जो है कर देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी घर एवं खेत में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से जो है कर लेता था और उसका नाम था टाइद। क्या नाम था? टाइद, जो कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था। धार्मिक कर के रूप में जो है वो वसूलते थे। और तीसरे एस्टेट के लोग जो है सरकार को भी प्रत्यक्ष कर, जिसे बोलते थे टाइल, और अनेक अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक पर, तम्बाकू जैसी जो रोजाना उपभोग की वस्तुएं थी उन पर भी उनको कर जो है चुकाना पड़ता था। अब फ्रांस की जो जनसंख्या है वो 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अनाज का जो उत्पादन की तुलना में जो है मांग तेज़ी से बढ़ रही थी। अब वहाँ पर कभी ठंड के कारण, कभी ओलावृष्टि के कारण जो है वो फसलें जो है बर्बाद हो रही थी। जो वहाँ जो लोग जो खाद्य थी वो थी पाव रोटी। अधिकांश का जो मुख्य खाद्य जो है, अधिकांश लोग का मुख्य खाद्य पाव रोटी, उसकी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी और उत्पादन कम था। पाव रोटी कीमतें आसमान छूती जा रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे, जमाखोरी कर रहे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों तक जो है इंतज़ार करना पड़ता था। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। 18वीं सदी में एक नई सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। जो मध्य वर्ग जो तीसरा वर्ग था उसमें ज़्यादा लोग शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे। कुछ जो व्यापारी थे इसमें जिसने समुद्री पारी जो व्यापार और ऊनी व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। पढ़े लिखे लोगों में प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे, जिनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना जो विशेष अधिकार है वो नहीं होने चाहिए। अब स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसरों के विचार जो आधारित समाज की जो परिकल्पना है। अब उस समय कुछ लेखक थे जैसे जॉन लॉक, उनकी पुस्तक थी टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, और रूसो, उनकी बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत किया था कि स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसर पर आधारित जो है समाज होना चाहिए। एक उस समय थे मॉन्टेस्क्यू, उनकी जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात उन्होंने कही। दार्शनिकों ने इन विचारों पर जो दार्शनिक थे इनके विचारों पर जो है कॉफ़ी हाउस में, सैलून की गोष्ठियों में जो है गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तक व अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों, अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी समझ सकें। मतलब पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी कि जो है ये जो राजा के जो निरंकुश अधिकार हैं इनको ख़त्म किया जाए। अब जो ये क्रांति की शुरुआत हुई कैसे, जैसे आपको पता है कि आपको पहले बताया गया था अभी कि जो है सरकार करों को बढ़ाने के लिए मजबूर थी
लेकिन सरकार नए कर ऐसे लगा नहीं सकती थी। अब लुई 16वें ने जो है अपने वित्त मंत्रियों से बात की, तो उन्होंने विचार दिया कि जो है कर जो फर्स्ट और सेकंड, जो प्रथम और द्वितीय एस्टेट है, उन पर कर लगा दिया जाए। अब कर लगाने के लिए जो है कर एस्टेट जो जनरल है उसकी मीटिंग को बुलाना ज़रूरी था। अब राजा ने जो है, जो सम्राट थे लुई 16वां, उसने वो एस्टेट जो जनरल है उसकी मीटिंग बुलाई। अब जो एस्टेट जनरल क्या होती है कि राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट जो है अपने प्रतिनिधि भेजते थे। ये जो शासक थे बुर्बो राजवंश, ये बिल्कुल निरंकुश शासक थे और ये कहते थे कि हम ही राजा हैं और सब कुछ हम ही हैं, जो हम कहेंगे वही होगा। ये जो अंतिम बैठक इसकी हुई थी 1614 में बुलाई गई थी। उसके बाद जो है ये 175 साल के बाद जो है दोबारा जो है बुलाई गई थी। अभी इसमें क्या हुआ कि जो पहले एस्टेट और दूसरे एस्टेट ने जो है अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। अब मैं इसको आपको एक चित्र दिखाता हूँ कि जो है वो सभा में कैसे क्या हुआ था। ये देखिए, ये सभा है, देखिए। अब इसमें 300 प्रतिनिधि आमने सामने बैठे हैं, 300 प्रथम एस्टेट द्वितीय एस्टेट के, और जो 600 प्रतिनिधि हैं वो जो तीसरे एस्टेट के थे वो इनके पीछे खड़े हैं। अब उस समय क्या था कि तीनों जो एस्टेट थे इसमें से केवल हर एस्टेट को एक मत देने का अधिकार था। जैसे भले ही 300 लोग थे प्रथम एस्टेट में, लेकिन मत एक था। ऐसे ही द्वितीय एस्टेट में भी एक मत था और एक ही मत था तीसरे एस्टेट का। अब प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट ने जो है विरोध किया कि जो है वो कर नहीं देंगे, क्योंकि जो शामिल बात हुई थी कि जो है प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट जो है वो भी करों का भुगतान करे तो जो है कुछ आर्थिक स्थिति जो है सुधर सकती है। तो अब 2 मत हो गए, तो जो है इसे अस्वीकार कर दिया प्रस्ताव को। लेकिन जो तीसरा एस्टेट है वो चाहता था कि इस बार जो मत हो वो एक व्यक्ति का एक मत होना चाहिए। जैसे जो 600 प्रतिनिधि थे तो उनके 600 वोट हो जाएंगे, लेकिन जो है इसका विरोध किया और राजा ने भी इसको मना कर दिया कि नहीं, जो नियम पहले से है वही चलेगा। जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो उनके अपेक्षा जो है अधिक समृद्ध प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, शिक्षित वर्ग कर रहा था। इसमें जो है इस स्टेट में किसानों को, औरतों और जो कारीगर थे सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी जो है उनके 40,000 पत्रों के माध्यम से जो शिकायतें एवं मांगों की सूची जो है बनाई गई थी, जिसे जो उनके प्रतिनिधि जो है लेकर गए थे। अब जिसे उसमें बात रखी गई जो है एक मत देने का अधिकार हो, उसको मना कर दिया गया। अब जब विरोध हुआ तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने जो मांग रखी थी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। सम्राट ने अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जो है विरोध करते हुए सभा से बाहर आ गए। अब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को जो है संपूर्ण फ्रांस का जो है प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। अब जो राजा था उसने क्या किया, देखिए इसमें यहाँ शपथ ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ ये शपथ ले रहे हैं कि जो है हम जब तक असेंबली को भंग नहीं करेंगे, जब तक हमें मान्यता नहीं मिल जाती है। तो जो इसका जो नेतृत्व था वो मिराबियो, ये जो कुलीन वर्ग से था, और आबेसिए एक पादरी था। अब पादरी के वर्ग के अंदर भी 2 थे, अमीर और गरीब। अब जो अमीर थे उनको जो अधिकार तो प्राप्त थे सबको, लेकिन जो है इनके साथ जो है बुरा व्यवहार होता था। अब ये इनकी जो समस्या थी तीसरे वर्ग की, वो समझते थे। इसलिए जो सीए था, आबेसिए और मिराबियो, इन्होंने क्या है नेतृत्व किया। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने व्यस्त थी, पूरा जो फ्रांस है वो आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसलें जो है मारी गई थी, पाव रोटी कीमतें आसमान छू रही थी
और बेकरी की जो दुकानें थी वो घंटों इंतज़ार के बाद गुस्साई भीड़ ने जो है धावा बोल दिया था। अब हुआ क्या, 14 जुलाई की बात है। सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया और अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। अब लोगों में गुस्सा था पहले ही। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का जो है गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला। अब बास्तील का जो किला था ये बहुत ही कुख्यात था एक तरह से। यहाँ पे वो क्यों तोड़ा कि भारी मात्रा में उनको गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जा की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का जो कमांडर मारा गया और कैदी जो है छुड़ा लिए गए। यद्यपि जो उनकी संख्या बहुत कम थी, केवल 7 थे, और सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील का किला लोगों की घृणा केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो किला है इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था। जो किले को ये किला है, इसकी जो एक एक ईंट जो है बिल्कुल तोड़ दी गई थी, बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसको, नामो निशान जो है, क्योंकि लोगों में पहले ही बहुत घृणा थी। तो जो है इस तरीके से ये लोगों ने विरोध जताना शुरू किया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके जो है सम्राट ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। जो सरकार है उस पर जो है संविधान का अंकुश होगा, मतलब अब जो है उनका जो निरंकुश था राजा वो ख़त्म हो गया। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। अब जो फ्रांस है, ये क्रांति के बाद जो है फ्रांस क्या बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। उसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले, अब इस संविधान में क्या था कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। अब लेकिन जो कर नहीं चुकाते थे उन्हें जो है सक्रिय नागरिक नहीं माना गया, ना महिलाओं को माना गया। जो शेष पुरुष महिलाएं थे उन्हें निष्क्रिय नागरिक के रूप में बांटा गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को जो है नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अब राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक की रक्षा करे। 1789 की क्रांति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। अब जो पहले सेंसरशिप होती थी, जिसे प्राचीन राजतंत्र में तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास की जाने के बाद ही प्रकाशित और आमंत्रित किया जा सकता था। परंतु अब जो है अधिकारों की घोषणा में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार जो है घोषित किया गया। अब उस समय जो अब जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक, देखो हम देखते जैसे भारत में वंदे मातरम राष्ट्र गीत है हमारा, अब उसका बहुत योगदान था देशभक्ति जगाने में। उसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी जो वहाँ का राष्ट्रगान है अब वो है मार्शिले।
अब मार्शले इसका नाम कैसे पड़ा? उसमें कवि थे जिसने लिखा उसको रोजेट द लाइन द्वारा रचित मार्शले। यह गीत पहली बार मार्सिलेज के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया। जो पहले क्या है, जो मार्शले वहाँ स्थान है वहाँ पे गाया गया था पेरिस की ओर कूच करते हुए, इसे जो इसका नाम क्या पड़ गया, मार्शले पड़ गया। इसमें जो है रोजर द लाइल जो है उसने लिखा था इसको। एक मिनट, एक तो टाइम होना तो 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर जो है बहस करते थे। इनमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य समाज के कम समृद्ध हिस्सों से आते थे। आप देख सकते हैं कि जो गरीब वर्ग था उसे तो अधिकार नहीं मिले थे अभी, वो तो निष्क्रिय नागरिक ही था। तो जैकोबिन जो है उनका एक प्रतिनिधि बनकर उभरा। इसमें कौन कौन थे? छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, सफाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। जैकोबिन क्लब के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का जो है निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास करके घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। 10 अगस्त 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक हिंसक विद्रोह किया। असेंबली ने जो है अब शाही परिवार को जेल में डाल देने का जो है प्रस्ताव पारित कर दिया। नए चुनाव कराए गए। अब जो है 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, मतदान का अधिकार जो है दिया गया। निर्वाचित असेंबली को अब जो है कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को जो है एक गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र का मतलब जानते हैं कि जो देश का मुखिया है वो लोगों द्वारा जो है चुना जाता है। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में जो है फांसी दे दी गई। अब जो है ये दूसरे जो राज्य थे, ऑस्ट्रिया है, परसा है, उनसे संपर्क में था। अब जो है विद्रोह की तैयारी कर रहा था तो जो है तो 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के लिए के आरोप में जो है फांसी दे दी गई। इसे जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। अब देखिए उसमें गिलोटिन क्या थी, आपको गिलोटिन का चित्र दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये गिलोटिन एक मशीन थी, दो खंभों के बीच में जो है ये तिरछी आपको दिखाई दे रहा है। ये इसे देखिए, ये उस समय एक आविष्कार था। ऐसे जो है राजों को जो है गिलोटिन पर जो है चढ़ा दिया गया था। अब वहाँ पर आतंक का राज 1793 से 1794 के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर के नियंत्रण एवं दंड, जो रोबेस्पियर था उसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु हैं, कुलीन एवं पादरी एवं अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, जो उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य भी, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर जो है चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन आपको बताया, मैंने चित्र दिखाया था आपको। रोबेस्पियर ने कानून बनाकर
मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा जो है तय कर दी। किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए जो है बाध्य है किया गया। किसान भी क्या ऐसे परेशान हो गए क्योंकि उन्हें बाजार शहर में जाकर जो है वो फसल बेचना अनिवार्य कर दिया गया था। किसानों ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों की मुक्ति का कानून जो है पारित किया गया, पर यह कानून जो है एक छोटी समय जैसे 10 साल तक जो रहा, उसके बाद जो है नेपोलियन ने जो इसको ख़त्म कर दिया था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि जो समर्थक थे वो भी जो है त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन जो है उसे भी गैलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद अब क्या हुआ? डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रोबेस्पियर के पतन के बाद जो है फ्रांस का जो शासन है वो मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी कहते थे, को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उसके हितों का टकराव होता रहता था। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का जो है मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन ने 1799 में डायरेक्टरी को जो है ख़त्म कर दिया। अब नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन का उदय 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया नेपोलियन। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन जो है खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का जो है अग्रदूत मानता था। उसने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव की पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर जो है मानने लगे थे। अब 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हुई और जो है उसे बंदी बना लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने पूरे विश्व पर जो है प्रभाव डाला। भारत में भी जो है टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय जो क्रांतिकारी फ्रांस से उपजे विचारों को जो है प्रेरणा देने वाले ठोस उदाहरण जो है मानते थे। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा जो है उन्मूलन कर दिया गया था। अब इस क्रांति में जो महिलाओं का योगदान था, महिलाएं जो है उनको कुछ मिला है नहीं मिला भी देखते हैं। पहले जो फ्रांसीसी समाज था उसमें जो महिलाएं थी, जो प्रथम एस्टेट द्वितीय एस्टेट थे, उन्हें तो पढ़ने का अधिकार था। तो तीसरे एस्टेट की महिलाएं थी वो जो है पढ़ नहीं सकती थी। केवल अमीर वर्ग की जो महिलाएं हैं वही पढ़ सकती थी। घर में काम करना, पाव रोटी लेके आना, कपड़े धोना, ये सब जो सामान्य काम ही करती थी। उन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी अधिकार उनको नहीं था। लेकिन क्रांति के बाद जो है उन्हें भले ही निष्क्रिय नागरिक माना गया, लेकिन कुछ उनको जो है सुविधाएं उनको भी हुई। जैसे महिलाओं ने जो मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने था राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। उनका मानना था कि नई सरकार उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी खिलाफ जो है शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। तलाक को जो है कानूनी रूप जो है दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही उनकी अर्जी देने का जो है अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे जो व्यवसाय जो है चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में जो पूरा अध्याय है ये आपको समझाया जाए। आशा है कि आपको अध्याय समझ में आया होगा। यदि आपको ये अध्याय समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपको इसमें कुछ कमी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें और
जितना हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।